आज के समय में यूट्यूब पर जहाँ लाखों क्रिएटर की भीड़ है, वहाँ पर बिना अच्छी एडिटिंग के सीखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अच्छी एडिटिंग से ही आपके व्यूअर आपकी वीडियो को ज़्यादा देर तक देखते हैं, जिससे आपकी वीडियो का वॉच टाइम बढ़ता है और यूट्यूब आपकी वीडियो को ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करता है और आपको ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। अच्छी एडिटिंग से आप अपने व्यूअर को ज़्यादा तरीके से समझा पाते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोगों के पास पीसी या लैपटॉप होता ही नहीं जिससे वो अच्छी एडिटिंग कर सके। लेकिन मैं आपको सिखाने वाला हूँ अपने मोबाइल फ़ोन से ही कुछ ऐसे एनिमेशन जो पीसी लेवल को टक्कर देने वाले हैं। चलिए इन एनिमेशन को सीखते हैं। प्लस आइकन पर क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने लोगों को ऐड कर लेना है और अब उसकी साइज और पोजीशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद प्लस पर क्लिक करके अपने लोगों को डुप्लीकेट कर देना है। इसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करके वेक्टर ड्राइव में जाकर जैसा मैं ड्रा कर रहा हूँ उसी हिसाब से शेप को ड्रा कर लेना है। शेप को कुछ इस तरह ड्रा करने के बाद इस गोल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से ये जो गोल वाला आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। आपका अब जो शेप आपने ड्रा किया है उसको क्लिक करके डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट की हुई शेप को कुछ इस तरह लोगों के नीचे लाना है। उसके बाद ऊपर वाले दोनों लेयर को सिलेक्ट करके पहले वाले मास्क पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोनों नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करके दूसरे वाले मास्क पर क्लिक कर देना है। अब ऊपर वाले ग्रुप को सिलेक्ट करके 1 सेकंड पर जाकर एक की फ्रेम दे देना है। वन 1.15 सेकंड पर जाकर एक और की फ्रेम दे देना है। इसी की फ्रेम पर रहते हुए कुछ इस तरह से अपने लोगों को एडजस्ट कर लेना है। अब दोनों की फ्रेम के बीच जाकर ये वाला ग्राफ अप्लाई कर देना है। अब आपका एनिमेशन बनके तैयार है। इसके लिए सबसे पहले प्लस पर क्लिक करके एक नया टेक्स्ट ऐड कर लेना है और आपको जो भी लिखना हो अपने मन के हिसाब से लिख सकते हैं। मैं यूट्यूब लिखता हूँ। अब टेक्स्ट के कलर, फॉन्ट स्टाइल तथा बॉर्डर को अपने हिसाब से अपने मनपसंद हिसाब से चूज कर सकते हैं। कि साइज को अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है। टेक्स्ट को बड़ा ही रखना है जिससे कि बढ़िया लुक मिले।
इसको एडजस्ट करने के बाद प्लस पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल से सेलेक्ट कर लेना है और इसको कुछ इस तरह से टेक्स्ट के ऊपर एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अब रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट करके इफेक्ट सेक्शन से एक वेव वार्प इफेक्ट्स को ऐड कर लेना है उसकी स्टैंडर्ड सेटिंग पर। को सिलेक्ट करके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दे देना है और फिर अपने टेक्स्ट के लास्ट में जाकर एक और की फ्रेम दे देना है और फेज की वैल्यू को बढ़ा लेना है अपने हिसाब से। दोनों की फ्रेम के बीच में जाकर ये वाला ग्राफ अप्लाई कर देना है। अब अपने लिखे हुए टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर देना है और फिर डुप्लीकेट किए हुए टेक्स्ट को कुछ इस तरह से नीचे ड्रैग करके ले आना है और ऊपर वाले दोनों को सिलेक्ट करके पहले वाले मास्क पर अप्लाई कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से बनकर तैयार है, लेकिन ये थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, इसीलिए हम इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद मीडिया में जाकर अपनी गैलरी से जिस भी फोटो पर इलेक्ट्रिक एज इफेक्ट अप्लाई करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है और उसकी साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब इफेक्ट सेक्शन में जाकर इलेक्ट्रिक एज इफेक्ट को ऐड कर लेना है उसके स्टैंडर्ड सेटिंग पर। डिस्टेंस से आप पिक्चर के बॉर्डर तथा इलेक्ट्रिक एज के बीच की दूरी को मैनेज कर सकते हैं और थिकनेस से उसकी इलेक्ट्रिक एज की थिकनेस को मैनेज कर सकते हैं और डिटेल से उसकी इलेक्ट्रिक एज की डिटेल्स को मैनेज कर सकते हैं। कलर से इलेक्ट्रिक एज के कलर को और ग्लो कलर से इलेक्ट्रिक एज के ग्लो कलर को आप मैनेज कर सकते हैं। अल्फा में जाकर एज की ओपेसिटी को मैनेज कर सकते हैं। इवोल्यूशन पर सिलेक्ट करके अपने पिक्चर के शुरू में एक की फ्रेम दे देना है और लास्ट में जाकर अपने पिक्चर पर एक और की फ्रेम दे देना है और इवोल्यूशन की वैल्यू को बढ़ा लेना है। अब आपका इलेक्ट्रिक एज इफेक्ट बनकर तैयार है, आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अपने रेशियो को 16:9 से लेकर के एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। अब जिस पिक्चर पर मास्क अप्लाई करना है उसको मीडिया से जाकर यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है और फिर 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करके उसको पूरे साइज में एडजस्ट कर लेना है। अब प्लस पर क्लिक करके एक सर्कल शेप ले लेना है और उसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेना है और उसको कॉर्नर में कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है और फिर
मीडिया में जाकर अपनी गैलरी से एक मैग्नीफाइंग ग्लास का पीएनजी ऐड कर लेना है। अब पीएनजी तथा सर्कल की साइज को एडजस्ट करके एकदम फिट में कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। अब पीएनजी तथा सर्कल दोनों के स्टार्टिंग में एक एक की फ्रेम दे देना है और फिर पीएनजी की स्टार्टिंग वाली की फ्रेम से 15 फ्रेम जाकर एक और की फ्रेम दे देना है। अब इसी की फ्रेम पर रहते हुए अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास की पीएनजी को उस पार्ट पर लाना है जो आप शो करना चाहते हो और सर्कल को भी सिलेक्ट करके उतने ही सेकेंड पर एक की फ्रेम दे देना है। ऐसे ही जो जो पार्ट आप दिखाना चाहते हो वहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास की पीएनजी को ले जाकर एक की फ्रेम दे देना और फिर सर्कल को भी वहीं पर एक की फ्रेम दे देना है। अब सर्कल तथा मैग्नीफाइंग ग्लास की पीएनजी की दो की फ्रेमों के बीच में जाकर ये फोर्थ वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। सभी की फ्रेमों के बीच में जाकर ये ऐड कर लेना है। अब इमेज तथा सर्कल वाले पीएनजी को सिलेक्ट करके ये पहला वाला मास्क अप्लाई कर देना है। अब आपका मैग्नीफाइंग ग्लास वाला इफेक्ट बनके तैयार है।
इसे बनाने के लिए आपको प्लस पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट कर लेना और फिर थ्री डॉट पर क्लिक करके इसके फिट टू कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना। इससे पूरी शेप पूरे बैकग्राउंड में फैल जाएगी। उसके बाद आपको ग्रेडियंट कलर पर क्लिक करके कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। अब जिस भी कलर का आप बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से अपने कलर को सेट कर लेना है। अब आपका बैकग्राउंड बनकर तैयार है। इस पर ग्रिड लाइन ऐड करने के लिए आपको इफेक्ट सेक्शन से ग्रिड इफेक्ट ऐड कर लेना है। ऑफसेट में x की वैल्यू बढ़ाने पर ब्लॉक राइट की तरफ खिसकता है तथा y की वैल्यू बढ़ाने पर ऊपर की तरफ खिसकता है। स्पेसिंग से आप ब्लॉक को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और विड्थ से ब्लॉक की चौड़ाई को आप मैनेज कर सकते हैं। कलर से ग्रिड लाइन के कलर को मैनेज कर सकते हैं। अब आपका बैकग्राउंड बनके तैयार है। आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं।